अतीत से वर्तमान तक का सफर, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध काल, इतिहास की धरोहर, अनारतापुरा नगर, चमत्कारी नगर, वृद्ध नगर, प्राचीन सिल्क रूट, वर्तमान विकास और उपलब्धियां, वडनगर रेलवे स्टेशन का विकास, पुरातात्विक अहमियत, पर्यटन को बढ़ावा, आधुनिक बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित ऐतिहासिक नगर। चीनी यात्री वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान वडनगर का उल्लेख किया था। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। भारत के शिल्पकार में आज हम आपको एक बिल्कुल नए अंदाज से हर चीज बताएंगे और आज शुरुआत करेंगे हम ब्रह्मांड के शिल्पकार महादेव से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टूरिज्म सेक्रेटरी गुजरात गवर्नमेंट। सर, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं और मेरे दर्शक हटकेश्वर मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन मंदिरों में से है और कहा जाता है ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करें और इनके दर्शन करें, एक बात है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से ये पृथ्वी पर उद्भव हुआ पहला लिंग है जिसकी पूजा की जाती है। और पौराणिक मान्यता ये है कि आकाशे तारकेश्वर, पाताले हाटकेश्वर, पृथ्वी तले महाकालेश्वर, त्रिलिंगम संपूज्य। अर्थात ये है कि जो पाताल के देवता हैं वो हाटकेश्वर है। हाटक एक नदी का नाम है जो पाताल में बहती है और जो स्वर्ण की नदी है, सोने की एक नदी है। और हाटकेश्वर उस नदी के देवता हैं, यानी सोने के भी देवता हैं। तो पहली बार उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी पर इस स्थान पर हुआ था, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और एक सोने का स्वयंभू लिंग यहाँ उद्भव हुआ और तब से यहाँ पे हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है और उसकी पूजा होती है। अगर इस मंदिर की हम बात करें तो कालांतर में बहुत बार टूटा और बना, लेकिन ये मंदिर भी बहुत पौराणिक है। लगभग 11वीं सदी का ये मंदिर है, सोलंकी काल का आर्किटेक्चर है इसका। और गुजरात में का जो सिंबल है वो वडनगर का कीर्ति तोरण, और ये मंदिर के तोरण लगभग उसी शैली में सोलंकी काल में बने हुए हैं। सर, यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर जो है इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसे अभी मुझे बताया है कि इतने साल हो गए हैं, मतलब सदियाँ बीत गई हैं, कई जगह से टूटा भी है। तो किस तरीके से आपका टूरिज्म विभाग जो है इस धरोहर को बचा के रखा हुआ है और इसकी फर्दर डेवलपमेंट को लेके आप लोगों की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, पुराना मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया था। अगर हम अंदर देखें तो अंदर के भाग में बहुत सारे शिलालेख लगे हुए हैं, जब लोगों ने, श्रेष्ठियों ने, दानवीरों ने यहाँ पे दान किया और समय में इस मंदिर के बहुत सारे भागों को जीर्णोद्धार इसका किया गया। मॉडर्न टाइम में हमारे यात्राधाम और टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रयासों से ये सारे प्रांगण को रिनोवेट किया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, तो ये जो पूरा प्रांगण है, ये जो बाउंड्री वॉल है, इसकी जो लाइट्स हैं, गेट्स हैं, आने की व्यवस्था, ये सारी की सारी अभी ही पूरी की गई है। और इसका जो पुराना आर्किटेक्चर है वो लगभग सोलंकी काल का है। और चारों तरफ जो पौराणिक कथाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उकेरा गया है। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो विभिन्न देवी देवताओं की और अप्सराओं की मूर्तियाँ इस पे अंकित हैं। और आगे के भाग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिक स्कल्पचर जो है यहाँ पे बने हुए हैं। खास तौर पे समुद्र मंथन वाला एक, मैं चाहूंगी कि मेरी जो जनता है, मेरे जो दर्शक हैं, आप मतलब जिस तरीके से हम लोग को ये सारी चीजें बता रहे हैं तो उनको भी समझाएं और वो पूरा का पूरा जो स्क्रिप्चर है उसको भी जो है हम दिखाना चाहेंगे। तो एक बार मैं पूरी यूनिट और क्रू से और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको उस तरफ चलना चाहिए और एक बार वो पूरा का पूरा हम लोग दिखाएंगे। जिस तरीके से सर यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, जो स्क्रिप्चर है, मैं चाहूँगी कि एक एक बार आप जो है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा मुझे और मेरी जनता को बताएं। देखिए, ये जहाँ पे भी हिंदू मंदिर होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी जाती हैं और उसमें अप्सराएं हैं, विभिन्न देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियाँ अलग अलग भागों में उसकी जो आर्किटेक्चर ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। कुछ जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। जैसे पूर्व में हमेशा
जो है वो इंद्रदेव होते हैं। उसके बाद आप जाते हैं आग्नेय कोण में अग्नि देवता होते हैं। फिर फर्दर आप साउथ में जाते हैं तो यम होते हैं। फिर नैऋत्य कोण में नृति होते हैं। वायव्य कोण में जो है वायुदेव। तो इस तरह से मंदिर और में हर भाग में एक वास्तु के हिसाब से और मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की। और यहाँ पर आपने बताया कि कथा भी प्रचलित है यहाँ पे, और सब जगह पे रामायण महाभारत की कथाओं को उकेरा गया है। इसमें खास तौर पे हम आगे की तरफ जाएंगे देखेंगे तो जो सागर मंथन है उसकी एक पूरी कलाकृति को उकेरा गया जिसमें सागर मंथन को दिखाया गया है। वो बड़े यूनिक है। देखिए कृष्ण अवतार है, कूर्म है यहाँ पे, तो विष्णु के सभी अवतारों को दर्शाया गया है। इससे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सागर मंथन का कहाँ पर है? सागर मंथन का इस तरफ में है। अगर आप देखेंगे तो बड़ा यूनिक है। नहीं, इससे आगे वाला तो ये देखिए बीच में, हाँ बीच में यहाँ पे सागर मंथन हो रहा है। एक तरफ देव है, एक तरफ दानव है। और ये बड़ा क्लियर होता है कि जो वासुकी नाग था उसके मुख की तरफ दानव थे और उसके पूंछ की तरफ देवता थे। और कूर्म है नीचे, कूर्म अवतार हुआ था और उसके ऊपर में सागर मंथन हो रहा है। और सागर मंथन से जितने रत्न निकले थे, धनवंतरी है, अमृत का कलश है, उच्चैश्रवा घोड़ा था, ऐरावत हाथी था, लक्ष्मी जी उस तरफ दिखाया गया, कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय। तो ये सारे जो 14 रत्न हैं यहाँ पे दिखाए गए और अप्सराएं जो उसमें से कुछ निकली थी। तो ये पूरा का पूरा सागर मंथन का चित्र। तो ये मेरे दर्शकों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ इलाहाबाद में है और यहाँ से भी जो है हम उनको पूरा का पूरा ज्ञान सागर दे रहे हैं। और इस तरफ ये पांडवों को दिखाया, ये समझिए लगभग महाभारत इस दीवार पे और इस दीवार पे रामायण है। तो ये मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस दीवार का अगर दर्शन करते हैं तो महाभारत और इधर तो पूरा का पूरा रामायण यहाँ पे चित्रित है जी। तो ये बड़ा बहुत पौराणिक है और बड़ा यूनिक है यहाँ का आर्किटेक्चर। कहीं ना कहीं जितने देवी देवता हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको भित्ति चित्रों पर और ये मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया ताकि वो आगे लोगों तक जा सके, पहुंच सके। जी, कई बार मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं जो ये भी कहते हैं कि हमारे जैसे महाभारत है और चीज़ें हैं, ये मिथ है, काल्पनिक है, बनाया गया है। लोग इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन इस मंदिर का जो जिक्र है वो उस काल में भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत पौराणिक मंदिर है और वेदों और पुराणों और जो पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं उन सब में इसका उल्लेख आता है। तो उसका मतलब है कि लगभग जब भी वो पुस्तकें लिखी गई होंगी तब इसका उल्लेख रहा होगा। और जो हम कथा कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, पौराणिक कथाएं, वो सांकेतिक रूप में यहाँ पे दर्शाई भी गई हैं। तो वो उसका जो है ये इसकी सिग्निफिकेंस है। सर अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो स्टूडेंट्स को लेकर आप किस तरीके से इस बारे में बताएंगे? देखिए जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है उसका पता होना चाहिए। वडनगर की ही अगर हम बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का समकालीन नगर है और उत्तरोत्तर विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हुई और गई और फिर से विकसित हुई। तो लगभग 2500 साल पुराने अवशेष इस स्थान पर मिलते हैं जब से लगातार ये नगर है। और ये एक मुख्य ट्रेड सेंटर जो है हुआ करता था और कालांतर में बहुत सारी सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई। पहले ये एक शैव संप्रदाय के लोग यहाँ रहते थे, फिर जैन संप्रदाय के लोग भी, दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच में ये बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था। फिर वापस शैविज्म आया और नागर ब्राह्मणों का ये मुख्य स्थल था। फिर यहाँ से नागर ब्राह्मण बहुत जगह पे पलायन कर गए और उत्तरोत्तर विभिन्न संप्रदाय आते गए, बनता गया। नगर कई बार बना और कई बार बिगड़ा। अलग अलग लेयर्स इसकी मौजूद हैं। अगर हम जाएंगे और देखेंगे म्यूज़ियम में, आप देखेंगे तो यहाँ की जो फोर्ट वॉल है उसको एक्सकेवेट किया गया, उसकी अलग अलग एजेस हमें उसमें नज़र आती हैं कि किस तरह से ये बार बार बना बिगड़ा और बना बिगड़ा। प्रेरणा संकुल, सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत पुराने टाइम का ये है, लेकिन इसकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए प्रेरणा संकुल कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की से प्रेरित है। उनका ये विचार था कि देश के अलग अलग कोने में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारी जो विरासत है, उसको एक साथ आत्मसात कर सकें, ऐसे एक संकुल का निर्माण किया जाए। उस एक विचार से प्रेरित होकर इस संकुल का निर्माण किया गया है।
यहाँ पे सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, 3D प्रिंटिंग से लेके हर तरह का डिजिटल और मीडिया के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ क्लासरूम्स और जो मॉडर्न क्लासरूम्स हैं वो इक्विप करके बनाई गई हैं। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी जो पूरी सांस्कृतिक विरासत है और जो धरोहर है उसको भी संजोया गया है। तो आप इस तरफ देख सकते हैं सप्तऋषियों के म्यूरल्स हैं, दीवारों पर संस्कृत के सुभाषित उकेरे गए हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं वो पूरा का पूरा म्यूरल जो है वो भगवान बुद्ध का जो फर्स्ट सरमन है उसको सिग्निफाई करता है। और बोधि ट्री, क्योंकि बौद्धिक विरासत इस नगर की बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी की सारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है हमारी उसको इस संकुल में समेटने का काम किया गया है। और यहाँ पे इसको गुजरात प्रवासन विभाग ने इसका निर्माण किया है और उसके बाद भारत सरकार का जो शिक्षण मंत्रालय है वो इसको चलाता है। यहाँ पे देश के अलग अलग सरकारी स्कूलों के बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं और वो 6 to 7 डेज़ रेजिडेंशियल कोर्स यहाँ पे करते हैं। अलग अलग ट्यूटर्स अलग अलग संवर्गों के रहते हैं जिनका एक पूरा क्यूरिकुलम एक तरह से क्यूरेट किया जाता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करते हैं। तो एक तरह से ये संगम है, क्योंकि वो हर बच्चा अलग राज्य से आता है। तो अलग राज्य का बच्चा अपनी अलग सांस्कृतिक और लिंग्विस्टिक हेरिटेज के साथ यहाँ आता है, फिर वो दूसरे राज्य के बाकी बच्चों के साथ मिक्स होता है, उनके टीचर्स भी यहाँ उनके साथ आते हैं। तो एक तरह का ये सांस्कृतिक और एजुकेशनल एक्सचेंज यहाँ पे इस संकुल में होता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी सांस्कृतिक विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको यहाँ एक साथ वो बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और 6 डेज़ के रेजिडेंशियल ये अभी आपने जो मुझे पूरी बात बताई, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट के स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आते हैं, उनका यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंप लगता है। 7 दिन तक उनको जो है अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर ये मैं बात करूँ कॉन्वेंट स्कूल की, जनरली कई लोग प्रेफर करते हैं कि कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ाने हैं एंड लाइक कि कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कई बार वो इस तरीके की चीज़ों से छूते रह जाते हैं, हमारी भारत की सांस्कृतिक चीज़ों से। तो क्या कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पर आके जो है इन सब चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं? देखिए, इसका संचालन भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार का शिक्षण मंत्रालय इसका संचार करता है। विजिट करने के लिए ये पब्लिक प्लेस है, सभी के लिए खुला है, सभी लोग आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और किस कंसेप्ट पे बना है उस कंसेप्ट को जान सकते हैं। जहाँ तक बच्चों की सिलेक्शन का सवाल है, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन तय करता है। वहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो इंचार्ज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो आज की डेट में इसका संचालन पूरी तरह से केंद्र सरकार का शिक्षण विभाग करता है। वडनगर की शर्मिष्ठा लेक, बहुत सारी कहानियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो शर्मिष्ठा लेक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इस जगह पर जो है बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट किया गया है। सर, मैं यही जानना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि ये मैनमेड है या पहले से है, क्योंकि कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए, इस बात के क्लियर साक्ष्य नहीं है कि ये मैनमेड है या नेचुरल है, बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों बातें हैं कि कुछ नेचुरल रहा होगा और फिर उसको बड़ा किया गया या खोदा गया होगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लेक है, बीच में एक टापू है, तो मुख्य तौर पर ऐसा होता है कि जब आप किसी लेक को या किसी वाटर बॉडी को एक्सकेवेट करते हो तो वो मिट्टी कहीं पे डाली जाती है, या तो किनारों पे डाली जाती है, बीच में डाल दी जाती है, इसमें थोड़ा सा टापू पे जैसा बन जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों बातें थी, एक तालाब रहा होगा लेकिन उसको उस कालांतर में बड़ा किया गया होगा ज़रूर। क्योंकि ये, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, कि ये बहुत पौराणिक शहर है और 2500 सालों से इसी शहर को बार बार ये बना और अस्तित्व में रहा और लगातार अस्तित्व में रहा। तो ऐसा इसलिए होता है कि सारी सभ्यताएं वाटर बॉडीज़, नदी या झीलों के किनारे होती हैं और कालांतर में इसके समकालीन जितने भी नगर गुजरात के उस वक्त के थे तो वो आज उस जगह पे उस तरह से नहीं है। ये एक अकेला नगर अपनी जल संरचना और जल व्यवस्था की वजह से इस जगह पे स्थित रहा और फला फूला। तो ये, जैसे मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, तो सोलंकी एरा उस टाइम का ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनका वाटर मैनेजमेंट का जो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि जैसा आपने भी अभी कहा था कुछ देर पहले, जल ही जीवन है, तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब उस टाइम पर थी, तो अब आप पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि सोलंकी एरा का तो ये हमने देख लिया कि क्या है, टूरिज्म इस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है और कितना मतलब
बहुत ही खूबसूरत झील है, लेक है ये। तो इसमें मैं जानना चाहूँगी कि टूरिज्म की तरफ से क्या और नई चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, जल ही जीवन है और हम लोगों का पूरे एफर्ट्स हैं कि इस नगर की का जो इतिहास है, इससे जुड़े हुए जो महापुरुष थे उनकी जो जो सीमा चिन्ह है उनको संजोया जाए। जी। यहाँ पे वडनगर में ही मैंने जैसा पहले बात की हम लोगों ने कि हाटकेश्वर मंदिर है, उसके साथ साथ सोलंकी काल का जो कीर्ति तोरण है वडनगर का, वो यहाँ पे है। सोलंकी काल गुजरात का गोल्डन एरा माना जाता है। जी। दैट वाज द टाइम कि जब बहुत जो है समृद्धि थी राज्य में और बहुत फला फूला यहाँ की हेरिटेज, आर्किटेक्चर, संगीत, ये सब चीज़ें फली फूली। उसी समय में तानारीरी का भी एक उल्लेख आता है, उनकी कहानी है जी। जो यहाँ पे दो बहनें थी कि जिन्होंने तानसेन के सामने में मेघ उसी मल्हार सवाल पर गाया मैं था। आने वाली थी। तो वो सारी उस वक्त की जो कला थी और जो आर्किटेक्चर था, आर्ट था, बहुत समृद्धि था। कालांतर में ये शहरों में बहुत सारे जो चेंजेस आए और मॉडर्न टाइम में जो हमारे मॉडर्न भारत के शिल्पी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जन्म इन स्थल में हुआ है। इसको ब्यूटीफाई किया गया है। आप देख सकते हैं ये पिचिंग जो है, स्टोन पिचिंग चारों तरफ ये की गई है। यहाँ पे एक एम्फी थिएटर भी बनाया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ शोज़ करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और टूरिस्ट को भी यहाँ पे हम लोगों ने सुबह जैसे देखा था कि एक कला वारसों के लोग जो है यहाँ की हेरिटेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लोगों को बताते हैं टूरिस्ट को। तो वो भी कई बार इस तरह के शोज़ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है जी। जिस पे लोग वॉक करते हैं। और अभी तो हम दोपहर को हैं, शाम के टाइम में बहुत चहल पहल होती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की हिस्ट्री उसको संजोया जाए, उसको संजो के रखा जाए आगे आने वाली पीढ़ियों को। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री की जन्म स्थली है ये, तो और अगर उनका देखूं मैं तो वो मतलब ऐसे नहीं थे कि मेरे को वडनगर को ही खूबसूरत बनाना है। गुजरात, जब तक वो गुजरात के सीएम रहे, तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, कई चीज़ें कवर करी है। 2010 की बात बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन ऑल ओवर इंडिया को भी वो बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आज लोहा मनता है। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म स्थल है, जी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इसका विकास हम किन जगह कर रहे हैं, तो विकास उन जगह का हो रहा है जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक है। जी। ये वो जगह है जहाँ पे सोलंकी काल का कीर्ति तोरण है। ये वो जगह है जहाँ पे शायद ज्योतिर्लिंगों से भी पहले का एक मंदिर जो हाटकेश्वर वो है। ये वो जगह है जहाँ पे बुद्ध विहार जो बुद्ध के समकालीन सेकेंड टू 7th सेंचुरी, ये सबसे रिच हेरिटेज यहाँ पे बुद्ध काल का रहा है। ये वो स्थल है जहाँ पे ह्वेनसांग जब हिंदुस्तान आया था लगभग 630 से लेकर 645 ईस्वी के बीच में ह्वेनसांग भारत में रहा। तो इन 15 साल में सबसे ज़्यादा समय उसने इस नगर में बिताया। तो उसका इतना रिच हेरिटेज है, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी हिस्ट्री, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है, इसकी जो रिलीजियस वैल्यू है, तो वो उसको कहीं ना कहीं लाने का एक प्रयास रूप है। और हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैन मंदिर बहुत पुराने, बहुत पुरातन और बहुत प्रख्यात जैन मंदिर यहाँ पे हैं। बौद्ध स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बुद्ध कॉन्फ्रेंस होता है, तो इस साल भी शायद फरवरी मार्च में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे एक होने वाला है। तो वो लोग जो इतिहास को जानते हैं, जो विरासत को जानते हैं, उनको पता है कि ये स्थल इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे वो लोग आते हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करी है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, ये कितना पुराना है और इसका नाम प्रेरणा क्यों पड़ा? देखिए, ये स्कूल बहुत पुराना है और 1888 में इसका निर्माण गायकवाड़ स्टेट में किया गया था। बिकॉज ये विस्तार उस टाइम बड़ौदा का जो गायकवाड़ राजवंश है उसके अंदर आता था। बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ की एक खासियत ये थी कि उन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया। गायकवाड़ स्टेट के जितने भी गांव होते थे, हर गांव में एक स्कूल, हर गांव में लाइब्रेरी और हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था उस समय की गई थी। तो ये स्कूल आप अगर यहाँ देखेंगे, इस पे प्लाक लगा हुआ है, 1888 में बना है, 16,023 रुपये उस वक्त का इसका कॉस्ट था। और ये एक मुख्य कारण है कि गायकवाड़ विस्तार में गुजरात में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। आज़ादी के टाइम से ही 100% लिटरेसी लगभग उस टाइम में यहाँ पे थी। और यही वो स्कूल है जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो इसलिए
इस स्कूल से देश के सभी बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके, इसका नाम भी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही रखा गया। अगर आप वडनगर आते हैं तो यहाँ पर प्रेरणा के खातिर प्रेरणा स्कूल जरूर आइएगा। सर, ये पूरा एक टूर जो है हमने म्यूजियम का करा है और हम लोग तो वडनगर में मौजूद हैं। ये आज का मॉडर्न वडनगर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, हम लोग क्योंकि यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम आए, तो हम लोगों को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चला एंड दिस म्यूजियम इज़ अमेजिंग। और गुजरात के जितने भी आसपास के लोग हैं वो आके इस चीज़ को विटनेस करते हैं। टूरिज्म की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक भी पहुंचे? ये मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न म्यूजियम है जिसमें एक्सपीरियंशियल गैलरीज हैं और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन साइट है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी है। तो उस साइट को ऊपर से ढक दिया गया है और वो प्रोटेक्टेड साइट है लेकिन उसको देख सकते हैं। तो इस थीम पे ये पूरा म्यूज़ियम बना है और पूरा म्यूज़ियम ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट दिया गया है। और इस म्यूज़ियम में एक बार जब आदमी एंटर करेगा उसके बाद ऑडियो विजुअल गाइड के थ्रू उसको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम है, सारी पूरी हिस्ट्री को इस जगह की जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और प्रवासन विभाग का, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का प्रयास है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम लोग टूरिस्ट सर्किट्स और वडनगर में एक और शुरुआत की गई है, वो है सांस्कृतिक शनिवार। तो जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, संस्कृति में रुचि रखते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं और गाइडेड हेरिटेज वॉक यहाँ पे करते हैं। ऑलरेडी वडनगर का अगर मैं बात करूँ तो लगभग एक साल में 6 से 7 लाख लोग विजिट करते हैं। तो मैं आपसे, अपनी जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने पूरा एक्सपीरियंस करना है हिस्ट्री से लेके करंट मॉडर्न वडनगर तक का, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पर जो है आपको एक एक चीज़ इस म्यूज़ियम में बहुत खूबसूरती से बताई गई है। भारत के शिल्पकार खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। एक बार मेरे साथ मेरी जनता तमाम अधिकारियों के लिए बोलेगी, जय हिंद, जय भारत।